वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए 50 जीके जीएस के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अनेक परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और इसमें साथियों हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स सभी तरह के विषय से प्रश्न शामिल किए हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और क्लास एंड होने के बाद ही आपको तुरंत इस क्लास का वीडियो भी देखने को मिल जाएगा। अब आपको साथियों पीडीएफ कहाँ से लेना है, तो पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से ले सकते हैं जो कि रियल जी के ऑफिशियल नाम से है, और इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही डाला है। वहां जाकर आपको डायरेक्ट इसका पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कितनी अवधि के लिए पद पर होता है। तो जो भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, वो कितने समय तक अपने पद पर रहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है 6 वर्षों तक, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, थर्ड ऑप्शन है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के लिए जो भी पहले हो, और चौथा ऑप्शन हमारा 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक के लिए जो भी पहले हो। तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, साथियों उनका कार्यकाल कितना होता है 6 वर्ष का, या तो 6 वर्ष का होगा या 65 वर्ष की आयु तक के लिए जो भी पहले हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा। जैसे साथियों मान लो कोई व्यक्ति है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना, तो 62 साल की उम्र में बना, तो जरूर नहीं है कि वो 62 प्लस 6 68 साल तक क्या रहे, इलेक्शन कमीशन रहे। वो जैसे ही 65 वर्ष का होगा वो रिटायर हो जाएगा। अगर ऐसा है दूसरा सिनेरियो में हम देखें, तो मान लो कोई व्यक्ति है वो 59 साल की उम्र में मुख्य निर्वाचन आयुक्त बना, तो इसमें प्लस 6 करो तो वो 65 साल तक रहेगा। तो या तो पहले उसका 6 वर्ष कंप्लीट हो जाना चाहिए या उसका 65 वर्ष कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है या नहीं बहती है। क्वेश्चन दूसरा है कि कौन सी नदी जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा गोदावरी नदी, दूसरा ऑप्शन है कावेरी नदी, तीसरा है महानदी, और फोर्थ है साथियों ताप्ती नदी। तो जो ताप्ती रिवर है साथियों वो क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, यानी कि ये पश्चिम दिशा में बहती है। तो सीधी सी बात है कि ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरेगी। ये कहाँ गिरेगी, ये गिरेगी अरब सागर में। कहाँ पर, अरब सागर में। तो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा गोदावरी, कावेरी और महानदी, ये तीनों नदियां कहाँ पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इंडिया का रफ मैप देखें तो यहाँ पर आपको मिलेगी बंगाल की खाड़ी। क्या मिलेगी, बंगाल की खाड़ी। इधर मिलेगा अरब सागर। तो जितने भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो पश्चिम की ओर बहती है, जैसे कि नर्मदा, तापी और ताप्ती, कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। और जितने भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है हमारी, वो कहां पर गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। जो उच्च न्यायालय के यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनको कौन नियुक्त करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, तीसरा है केंद्रीय विधि मंत्री, और फोर्थ है संबंधित राज्य का राज्यपाल। तो साथियों जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनको भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको क्या करते हैं, चयनित करते हैं, और उनको नियुक्त करते हैं कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन एक यहाँ हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। थोड़ी सी अगर वॉइस आपको अच्छी नहीं आई तो उसके लिए माफी, क्योंकि मुंह में थोड़े छाले हो रहे हैं साथियों। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली और मुंबई को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है। तो दिल्ली और मुंबई एक हमारी क्या है, प्रशासनिक राजधानी दिल्ली, और मुंबई आर्थिक राजधानी है। तो इन दोनों को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्ग 6, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्ग 8, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्ग 10, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 12। तो साथियों दिल्ली और मुंबई को कौन सा राजमार्ग जोड़ता है, तो वो जोड़ता है नेशनल हाईवे नंबर 8। क्या जोड़ता है, नेशनल हाईवे नंबर 8। लेकिन साथियों अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, NH48 कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, NH48। तो कभी आपको ऑप्शन में NH8 की जगह NH48 दिखे तो उसको आप टिक करें, वो आपका सही आंसर रहने वाला है, क्योंकि इसका नाम बदल दिया गया है। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न हम देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम है। फर्स्ट ऑप्शन है पहले अशोक, फिर कनिष्क, फिर मिलिंद, दूसरा है अशोक मिलिंद कनिष्क, तीसरा है हमारा मिलिंद अशोक कनिष्क, और फोर्थ है
मिलिंद, कनिष्क और अशोक। साथियों करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन दूसरा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अशोक देखने को मिलेंगे, फिर मिलिंद देखने को मिलेंगे और फिर देखेंगे कनिष्क। कौन देखेंगे? कनिष्क। और मिलिंद की एक प्रसिद्ध रचना भी क्या है? मिलिंद पन्हो। क्या है? मिलिंद, एक मिनट रुकना, मिलिंद पन्हो। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं, मिलिंद पन्हो। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर हम देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है, क्या यहाँ पर एंजाइम पूछा है। पहला हमारा ऑप्शन है वेसोप्रेसिन, दूसरा है केराटिन, तीसरा है गैस्ट्रिन और फोर्थ है साथियों ट्रिप्सिन। क्या है? ट्रिप्सिन। तो यहाँ पर एंजाइम की बात करी गई साथियों, तो ट्रिप्सिन क्या है? ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। ऑप्शन 4 यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियों में चाय उगाई जाती है? क्या चाय उगाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है हमारा नीलगिरी की पहाड़ियां, दूसरा है शिवालिक पहाड़ियां, तीसरा है नल्लमाला की पहाड़ियां और फोर्थ है मेकल पहाड़ियां। तो साथियों चाय उगाई जाती है, तो चाय उगाई जाती है शिवालिक पहाड़ियों पर। कहां पर? शिवालिक पहाड़ियों पर। तो ऑप्शन दूसरा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ी की बात कर साथियों तो यहाँ पर काफी उगाई जाती है। क्या उगाई जाती है? यहाँ पर काफी उगाई जाती है। कहां पर? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। और शिवालिक पहाड़ियों पर क्या उगाई जाती है? चाय उगाई जाती है। और मेकल पहाड़ियां कौन सी हैं? जहां से नर्मदा नदी का, किसका? नर्मदा नदी का उद्गम होता है मेकल सुताई की पहाड़ियों से। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट वीडियो देखें हम, सॉरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखें कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरती है? तो वो कौन सा हमारा भारतीय राज्य जहां से कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री निकल कर जाती है, ये हमें बताना है। 23.5 डिग्री निकल कर जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है नागालैंड, दूसरा ऑप्शन है हमारा मणिपुर, तीसरा ऑप्शन है असम और चौथा ऑप्शन हो जाएगा कि मिजोरम। करेक्ट आंसर साथियों मिजोरम। क्या है? मिजोरम बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त प्रस्ताव, क्या है साथियों? अगस्त प्रस्ताव से संबंधित है। पहला ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, दूसरा है लॉर्ड वेवेल, तीसरा है लॉर्ड इरविन और फोर्थ ऑप्शन हमारा लॉर्ड लिनलिथगो। तो साथियों जो अगस्त प्रस्ताव है इससे कौन सा संबंधित है? तो वो है लॉर्ड लिनलिथगो। कौन है? लॉर्ड लिनलिथगो इससे संबंधित है। ऑप्शन 4 यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत के संविधान में किए गए प्रावधान के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश सहित की संख्या कितनी है? तो पहला ऑप्शन है 28, दूसरा ऑप्शन है 29, तीसरा है 30 और चौथा है हमारा 31। तो साथियों जो भारत का संविधान में प्रावधान किए गए हैं उसके अनुसार उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है, कुल कितने होने चाहिए? तो टोटल 31 आपके वहां पर न्यायाधीश होने चाहिए। कितने? 31 न्यायाधीश वहां पर होने चाहिए। ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, जो मोती होता है सीप, मोती का मुख्य घटक क्या है? तो पहला ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम सल्फेट, दूसरा विकल्प है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, तीसरा है केवल कैल्शियम कार्बोनेट और चौथा है केवल कैल्शियम सल्फेट। करेक्ट आंसर साथियों हमारा ऑप्शन तीसरा, केवल कैल्शियम सल्फेट मोती का क्या है? मुख्य घटक है। क्या है मोती का मुख्य घटक? कौन? केवल कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन तीसरा यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की आबादी न्यूनतम थी, सबसे कम थी? पहला ऑप्शन है पुडुचेरी की, दूसरा है लक्षद्वीप की, तीसरा है दमन और दीव की, फोर्थ है दादर और नगर हवेली की। करेक्ट आंसर रहेगा साथियों लक्षद्वीप की। किसकी? लक्षद्वीप की आबादी बिल्कुल न्यूनतम थी। क्या थी? बिल्कुल न्यूनतम। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, सीमेंट के निर्माण में जिप्सम CaSO4.2H2O को क्लिंकर में क्यों मिला जाता है? यानी जो सीमेंट के निर्माण में जिप्सम काम आता है, ये उसका फार्मूला है। इसमें क्लिंकर को क्यों मिला जाता है? तो पहला है सीमेंट की प्रबलता प्रदान करने के लिए, दूसरा है सीमेंट के आद्रडन दर कम करने के लिए, आद्रडन मतलब जमने की दर, काहे की साथियों? जमने की दर कम करने के लिए, तीसरा है कैल्शियम सिलिकेट के कणों को बांधन के लिए और फोर्थ है कोलाइडी जेल की रचना को सुकर बनाने के लिए। तो सीमेंट में जिप्सम जो मिला जाता है वो साथियों मिला जाता है सीमेंट के आद्रण दर कम करने के लिए, यानी कि जमने की दर कम करने के लिए उसमें क्या है? जिप्सम मिला जाता है। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है? क्या है? कौन सा एक विषाणु जनित रोग है? पहला है डेंगू, दूसरा है हमारा हैजा, तीसरा है फ्लू और फोर्थ है टाइफाइड।
तो यहाँ पर साथियों विषाणु जनित रोग पूछा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा डेंगू। कौन सा हो जाएगा? डेंगू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। विश्व मलेरिया दिवस क्या है? वर्ल्ड मलेरिया डे को माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है 10 अप्रैल को, दूसरा है 19 अप्रैल को, तीसरा है 23 अप्रैल को और चौथा ऑप्शन है हमारा 25 अप्रैल को। तो साथियों विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष माना जाता है 25 अप्रैल को। अब 25 अप्रैल को माना जाता है। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों बहुत जल्दी चैनल पर पूरे अगस्त महीने का एक साथ करंट अफेयर्स का वीडियो आने वाला है, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 1 से 2 दिन में आपको वो अपलोड चैनल पर मिल जाएगा, जिसमें हमने पूरे अगस्त तक लगभग 150 से प्लस इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस किए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। ऐतिहासिक भौतिकवाद निम्नलिखित में से किस एक राजनीतिक सिद्धांत का मत है? क्या है? ऐतिहासिक भौतिकवाद निम्नलिखित में से किस एक राजनीतिक सिद्धांत का मत है? तो पहला है साथियों हमारा पूंजीवाद, दूसरा है उदारवाद, तीसरा है मार्क्सवाद और फोर्थ है फासीवाद। करेक्ट आंसर रहेगा इसका मार्क्सवाद। क्या रहेगा? मार्क्सवाद बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा हमारा यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखें, निम्नलिखित में से किसमें कोशिकीय श्वसन के लिए एंजाइम होते हैं? तो साथियों वो कौन सा हमारा कोशिकांग है जिसमें कोशिकीय श्वसन के लिए क्या होता है? एंजाइम्स होते हैं। तो पहला है लाइसोसोम है, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है अंतः प्रदत्त जालिका और फोर्थ ऑप्शन है हमारा जालिकाय। क्या है? जालिकाय। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 1 लाइसोसोम। तो साथियों जो हमारा लाइसोसोम होता है इसमें क्या होता है? कोशिकीय श्वसन के लिए एंजाइम होते हैं। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन और कई सारी परीक्षा में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से किस एक में नेतृत्व और सफलता के कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी? तो साथियों कौन सा आंदोलन सत्याग्रह था जिसके नेतृत्व में उनको सफलता मिली थी और बाद में उनको सरदार की उपाधि दी गई थी? तो पहला है सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा विकल्प है हमारा बारदोली सत्याग्रह, तीसरा विकल्प है असहयोग आंदोलन और चौथा विकल्प है हमारा खेड़ा सत्याग्रह। साथियों को सरदार की उपाधि कहां से मिली थी? तो वो मिली थी बारदोली सत्याग्रह से। कहां से? बारदोली सत्याग्रह की सफलता के कारण इनको क्या बोला गया था? आखिर में इनको सरदार की उपाधि दी गई थी और इनके सम्मान में गुजरात में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी क्या बनाई गई है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। उसकी हाइट कितनी है? 182 मीटर। वो विश्व की सबसे ऊंची भी स्टेच्यू है। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। 20वें विधिक आयोग का अध्यक्ष कौन है? जो 20 विधिक आयोग है उसका अध्यक्ष कौन है? पहला ऑप्शन है न्यायमूर्ति डीके जैन, दूसरा है न्यायमूर्ति JS वर्मा, तीसरा है न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन और फोर्थ है न्यायमूर्ति उषा मेहरा। तो जो 20वां विधिक आयोग है साथियों इसका अध्यक्ष है न्यायमूर्ति डीके जैन। कौन है? न्यायमूर्ति डीके जैन इसके अध्यक्ष हैं। ऑप्शन 1 यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएं क्या कहलाती हैं? तो जो लसिका में कणिकाएं पाई जाती है वो क्या कहलाती हैं? पहला है लाइकोपिन, दूसरा है लिम्फोसाइट्स, तीसरा ऑप्शन है हमारा लाइपेज और चौथा ऑप्शन है केरोटिन। क्या है? केरोटिन। तो लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएं कहलाती है साथियों लिम्फोसाइट्स। क्या कहलाती हैं? लिम्फोसाइट कहलाती है। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, संगम साहित्य की रचना की गई थी। तो साथियों जो संगम साहित्य है इसकी रचना किस भाषा में करी गई थी? पहला है मलयालम में, दूसरा है कन्नड़ में, तीसरा है तमिल में और चौथा ऑप्शन है तेलुगु में। तो जो साथियों जो हमारा संगम साहित्य है वो हमको तेलुगु में देखने को मिलता है। किसमें? तेलुगु में देखने को मिलेगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेलुगु कहाँ पर बोली जाती है? तो ये तेलंगाना में बोली जाती है। कहाँ पर? तेलंगाना में बोली जाती है तेलुगु। कन्नड़ कर्नाटक में, मलयालम केरल में और तमिलनाडु में तमिल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। क्यात किस एशियाई देश की आधिकारिक मुद्रा है? क्या साथी जो क्यात है वो किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? तो पहला है नेपाल देश की, दूसरा है म्यांमार की, तीसरा है भूटान की और चौथा है श्रीलंका की। तो साथी जो क्यात है वो किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? तो वो हमारे म्यांमार देश की है। कहा कि म्यांमार देश की आधिकारिक मुद्रा है और इसकी राजधानी क्या है? नई पई ताओ। क्या है? नई पई ताओ, या उसको कभी कभी नेपिडो भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? नेपिडो। तो आप इस दोनों से याद रखेंगे। नई पई ताओ किसकी राजधानी हो जाएगी? तो हमारे म्यांमार की हो जाएगी। नेपाल की साथियों हम राजधानी क्या हो जाएगी? काठमांडू। क्या हो जाएगी? काठमांडू हो जाएगी इसकी राजधानी। और करेंसी क्या है? करेंसी आपको यहाँ पर रुपया ही देखने को मिलेगी। भूटान की राजधानी क्या है? तो वो है थिम्पू और करेंसी क्या है? रिंगिट। क्या है? रिंगिट।
श्रीलंका की राजधानी कोलंबो भी है और जयवर्धनपुरम कोट्टे भी है। क्या है, एक तो कोलंबो, दूसरी जयपुरम वर्धन कोट्टे, बहुत बड़ा नाम है, जयपुरम वर्धन कोट्टे। दोनों यहाँ की करेंसी, यहाँ की राजधानी हो जाएगी और करेंसी हो जाएगी रुपया। क्या हो जाएगी, रुपया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो एकमात्र हमारे राष्ट्रपति जो कि निर्विरोध उनका चयन हुआ था, फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा है नीलम संजीव रेड्डी, फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो साथियों, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था? तो वो कौन हमारे फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने क्या नारा दिया, दिल्ली चलो? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी जी, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस नेताजी, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक और फोर्थ है जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट आंसर साथियों पर हमारा हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। कौन, सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था? तो दिया था दिल्ली चलो। इनका निकनेम क्या था? तो वो था नेताजी। राष्ट्रपिता कौन है? तो वो हमारे महात्मा गांधी क्या हो जाएंगे, राष्ट्रपिता हो जाएंगे। बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने गणेश उत्सव की शुरुआत करी, गई की गणेश उत्सव की शुरुआत करी। इसके साथ साथियों गर्म दल के नेता थे कांग्रेस के, किसके, गर्म दल के नेता थे। और जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम पीएम थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट नंबर के जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला प्रश्न है हमारे साथियों, इब्राहिम खां गर्दी एक महत्वपूर्ण सैन्य अधिकारी था। जो इब्राहिम खां गर्दी था साथियों, वह किसका एक महत्वपूर्ण सैन्य अधिकारी था? तो पहला ऑप्शन है हैदर अली का, दूसरा है अहमद शाह दुरानी का, तीसरा है बालाजी बाजीराव का और फोर्थ है सूरजमल का। एक जाट राजा थे ये, कौन, सूरजमल। तो साथियों में बताना है कि इब्राहिम खां गर्दी का एक महत्वपूर्ण सैन्य अधिकारी था, तो साथियों था बालाजी बाजीराव का। किसका, बालाजी बाजीराव का। ऑप्शन तीसरा यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शतुद्री का उल्लेख ऋग्वेद में है जो कि दर्शाता है। साथियों शतुद्री का ये क्या है, इसका उल्लेख क्या है ऋग्वेद में है? तो ये एक वधु है, दूसरा एक नदी का नाम है, तीसरा एक सुरा का नाम है या एक बलिदानी जानवर का नाम है। तो साथियों जो शतुद्री है ये एक नदी का नाम है। किसका, नदी का नाम है। जैसे कि आपको ऋग्वेद में एक नाम देखने को मिलेगा विपाशा। क्या मिलेगा, विपाशा। ये किसका नाम है? तो ये आज की व्यास नदी का नाम है। किसका, व्यास। उसी प्रकार से शतुद्री का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है जो हमें क्या दर्शाता है, नदी का नाम है। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि किस नदी का नाम है, इसका हमें आज का वर्तमान नाम बताना है। तो जो शतुद्री है ये तो इसका ऋग्वेदिक नाम है, आज का इसका मैं वर्तमान नाम आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगला हमारा प्रश्न है, मथुरा के कंकाली टीला से प्राप्त धार्मिक अवशेष किससे संबंधित है? कहां से? मथुरा के कंकाली टीला से प्राप्त धार्मिक अवशेष किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है बौद्ध से, दूसरा है जैन से, तीसरा है शकों से और फोर्थ है वैष्णव जन से। तो साथियों मथुरा के कंकाली टीले से प्राप्त जो धार्मिक अवशेष हैं वो जैन से संबंधित, किससे, जैन धर्म से वो जुड़े हुए हैं। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ कहां पर स्थित है? कौन सा? तो जो विजय स्तंभ है ये कहां पर स्थित है? पहला है दिल्ली में, दूसरा चित्तौड़गढ़ में, तीसरा जयपुर में और फोर्थ आगरा में। तो विजय स्तंभ साथियों आपको चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलेगा। जो चित्तौड़गढ़ का किला है उसके अंदर ये स्थित है। चित्तौड़गढ़ के किले में आपको देखने को मिल जाएगा क्या, विजय स्तंभ, चित्तौड़गढ़ राजस्थान। ऑप्शन यहाँ पर हमारा दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत काल का एक वंश है। तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था? पहला है सिकंदर लोधी, दूसरा है बहलोल लोधी, तीसरा है इब्राहिम लोधी और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बहलोल लोधी। कौन? बहलोल लोधी से साथियों जिसने लोधी वंश की स्थापना करी थी। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, संसार में क्षेत्रफल के विचार से भारत का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर साथियों हमें इंडिया का क्षेत्रफल बताना है वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में, कि भारत में, पूरे विश्व में भारत का कितने स्थान है क्षेत्रफल के मामले में। पहला है दूसरा ऑप्शन है चौथा, तीसरा ऑप्शन है पांचवा और चौथा ऑप्शन है सातवां। तो साथियों संसार में क्षेत्रफल के विचार से भारत का कौन सा स्थान है? तो वो है हमारा सातवां स्थान। कौन सा है? सातवां। पहले स्थान पर कौन है? तो वो आपको वहां पर रशिया देखने को मिल जाएगा। हमारा स्थान कौन सा है? सातवां स्थान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में रिहंद बांध स्थित है? कौन सा साथियों? तो किस राज्य में रिहंद बांध स्थित है? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है मणिपुर और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। साथियों जो रिहंद बांध परियोजना है, क्या है, रिहंद बांध परियोजना है, ये आपको किस राज्य में देखने को मिलेगी? तो आपको उत्तर प्रदेश राज्य में देखने को मिलेगी। ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजधानी क्या है उत्तर प्रदेश की? वो है लखनऊ। क्या है? लखनऊ। मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है योगी आदित्यनाथ। क्या है? योगी आदित्यनाथ।
जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो हमारा उत्तर प्रदेश राज्य ही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो जो घाना पक्षी अभ्यारण्य है ये किस राज्य में है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मध्य प्रदेश में, दूसरा है राजस्थान में, तीसरा है पश्चिम बंगाल में और चौथा है केरल में। तो साथियों घाना पक्षी अभ्यारण्य आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। राजधानी क्या है साथियों? तो जयपुर है। क्या है? जयपुर। पिंक सिटी जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पिंक सिटी। किसको? जयपुर को। मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? मुख्यमंत्री हो जाएंगे भजन लाल शर्मा जी। कौन हो जाएंगे? भजन लाल शर्मा जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माउंट आबू कहाँ स्थित है? जो माउंट आबू है साथियों वो कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है जयपुर में, सॉरी राजस्थान में, दूसरा है उत्तर प्रदेश में, तीसरा है महाराष्ट्र में और चौथा है हमारा बिहार में। तो साथियों जो माउंट आबू है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो माउंट आबू देखने को मिलेगा आपको अगेन राजस्थान में। ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। और माउंट आबू में एक और बहुत फेमस मंदिर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। क्या है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ये आपसे कई परीक्षा में पूछा जा चुका है, आगे पूछ सकते हैं कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो वो आपके माउंट आबू में स्थित है। कहाँ पर? माउंट आबू में। ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मिश्रित कृषि क्या है? क्या क्वेश्चन आती है? जो मिक्स कृषि है, मिश्रित कृषि क्या है? पहला ऑप्शन है हमारा रबी और खरीफ फसलों के साथ उगाना, दूसरा है कई फसलों को एक साथ उगाना, तीसरा है कई फसलों को उगाना और पशुओं को पालना। अब जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो बोल रहा है कि गन्ना के साथ साथ धान को उगाना। तो अब इसमें से मिश्रित कृषि क्या है? तो साथियों मिश्रित कृषि है कई फसलों को उगाना और पशुओं का भी पालन करना। ये क्या है? मिक्स कृषि है। जैसे कि हम फसल तो बो ही रहे हैं, साथ साथ में हमने क्या रखा? लाइव स्टॉक भी रख लिया, गाय रख ली, भैंस रख ली, मुर्गी रख ली। जो भी फसल का वेस्ट बचता है वो कौन? गाय वगैरह खा लेते हैं। तो क्या है? एक मिक्स कृषि है। तो कई फसलों को उगाना और साथ में पशुओं का पालना मिश्रित कृषि का उदाहरण है। ऑप्शन तीसरा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धन विधेयक केवल पेश किया जा सकता है? तो साथियों जो धन विधेयक है वो कहां पर पेश किया जा सकता है? तो पहला है लोकसभा में, दूसरा है राज्यसभा में, तीसरा है दोनों संयुक्त सदनों के संयुक्त अधिवेशन में और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों जो हमारा धन विधेयक होता है वो केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है। कहां पर? केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है। ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों जो हमारे देश की संसद है वो दो भागों से मिलकर बनी होती है, आप सभी को पता होगा। एक है हमारा लोकसभा, क्या है हमारा? एक लोकसभा, और दूसरा क्या है? राज्यसभा। क्या है? राज्यसभा। लोकसभा क्या है? ये एक निम्न सदन है। क्या है साथियों? निम्न सदन। और राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है। ये क्या है? उच्च सदन है, जहां इसके साथियों मेंबर प्रत्येक 5 वर्ष में चुनकर आते हैं और ये कभी डिसॉल्व नहीं होता है। यहाँ पर मेंबर आते रहते हैं और जाते रहते हैं। और इसका सभापति कौन होता है? तो वो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। और लोकसभा का अध्यक्ष किसी भी संसद को चुना जाता है, जैसा अभी कौन है? ओम बिरला जी हैं। तो ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिख भी देता हूं, यहाँ पर कौन है? ओम बिरला जी हैं। कौन? ओम बिरला जी आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर मिलेंगे जगदीप धनखड़ जी। कौन? जगदीप धनखड़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान में कितनी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता मिली है? तो साथियों संविधान में कितनी भाषाएं जिनको क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता मिली है? पहला है हमारा 18 भाषाओं को, दूसरा ऑप्शन है 22 भाषाओं को, तीसरा है 23 भाषाओं को और चौथा है 24 भाषाओं को। साथियों करेक्ट आंसर रहेगा 22 भाषाओं को। कितनी? 22 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता मिली है। ऑप्शन दूसरा हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हाल फिलहाल में 14 सितंबर को क्या गया है? तो वो गया है हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस। क्या गया है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस अभी आपको देखने को मिलेगा 14 सितंबर को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो पहला है मंत्रिपरिषद के, दूसरा है राष्ट्रपति की, तीसरा है राज्यसभा के और चौथा है लोकसभा के। तो साथियों जो प्रधानमंत्री होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो वो मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति? मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है बताने की जरूरत नहीं है, सभी को पता होगा, नरेंद्र मोदी जी। कौन है? नरेंद्र मोदी जी आपको यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री के तौर पर देखने में मिलेंगे। तीसरा टर्म इनका चल रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा की सदस्यता के लिए निम्नतम या न्यूनतम आयु क्या है? तो जो साथियों लोकसभा का मेंबर इलेक्ट होता है उसके लिए सबसे न्यूनतम आयु कौन सी है? तो पहला है 21 वर्ष, दूसरा है 25 वर्ष, तीसरा है 30 वर्ष और फोर्थ है 35 वर्ष।
तो लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु साथियों कितनी है, वो है 25 वर्ष। कितनी है, 25 वर्ष। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन क्वेश्चन पॉलिटी से है कि राज्यसभा के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। मैंने आपको जिसको बताया पिछले क्वेश्चंस में कि राज्यसभा कभी भी डिसोल्व नहीं होती है। तो राज्यसभा के प्रतिनिधि चुने जाते हैं, पहले है लोगों द्वारा, दूसरा है लोकसभा के द्वारा, तीसरा है विधानसभा के चयनित सदस्यों द्वारा, और चौथा है विधान परिषद के चयनित सदस्यों द्वारा। तो साथियों जो राज्यसभा का सांसद इलेक्ट होता है वो होता है विधानसभा के चयनित सदस्यों द्वारा। किसके द्वारा, विधानसभा के चयनित सदस्यों के द्वारा। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आम नागरिक साथियों भाग नहीं लेता है राज्यसभा के चुनाव में। इसमें डायरेक्ट जो भी देश की विधानसभाएं हैं उनके सदस्य यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर एमएलए, कौन, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं और वो राज्यसभा का सांसद का चुनाव करते हैं। सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीट आपको देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश में। कहां पर, उत्तर प्रदेश में टोटल 31 सीटें हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? क्या साथियों योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है कैबिनेट मंत्री, तीसरा है प्रधानमंत्री और चौथा है हमारा राज्यपाल। तो साथियों जो योजना आयोग होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है? उसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। क्या होता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। लेकिन साथियों अब आज के समय में हम देखें तो आपको योजना आयोग नहीं देखने को मिलेगा। क्या, जो योजना आयोग है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब आपको मिलेगा यहाँ पर नीति आयोग देखने के लिए। क्या मिलेगा? नीति आयोग देखने को मिलेगा। हालांकि इसके भी जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन योजना आयोग को बंद कर दिया गया है। अब खोल दिया गया है नीति आयोग। क्या खोल दिया गया है? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, ये इसका नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है वेरी इंपोर्टेंट इकोनॉमिक्स का। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था, जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान था साथियों, क्या था? सेकंड 5 ईयर प्लान। इसमें किसके ऊपर जोर दिया गया था? तो पहला है कृषि पर, दूसरा है उद्योग पर, थर्ड ऑप्शन है बैंकिंग पर और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था इंडस्ट्री यानी कि उद्योगों पर। किस पर? उद्योगों पर साथियों उस समय जोर दिया गया था। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। निम्नलिखित में से किन वस्तुओं से भारत को अधिकतम विदेशी विनिमय प्राप्त होता है? तो वह कौन सी वस्तु है जहां सबसे ज्यादा हमको विदेशी करेंसी फॉरेन एक्सचेंज मिलता है? पहला ऑप्शन है जूट, दूसरा है लोहा और इस्पात, तीसरा है चाय और चौथा है चीनी। करेक्ट आंसर रहेगा साथियों टी यानी कि चाय। चाय से साथियों सबसे ज्यादा हमको क्या होता है? विदेशी विनिमय प्राप्त होता है। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देता हूं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष में लागू किया गया था? कौन सा सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? पहला है 1950 में, दूसरा ऑप्शन है 1952 में, तीसरा है 1956 में और चौथा है 1960 में। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब साथियों कब लागू किया गया था? तो ये आपका 1952 1952 में इसको लागू किया गया था। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय योजना में क्यों अवकाश, फिर से रिपीट कर दूं, राष्ट्रीय योजना में क्यों योजना अवकाश की आवश्यकता पड़ी? साथियों जो हमारे राष्ट्रीय योजना होती थी जिनको हम 5 ईयर प्लान बोलते हैं उसको क्यों बंद करना पड़ा, यानी उसमें क्यों अवकाश की आवश्यकता पड़ी थी? तो पहला है भारत पाकिस्तान का प्रथम युद्ध, दूसरा भारत पाकिस्तान युद्ध, तीसरा है चीनी संघर्ष और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों 1962 में क्या हुआ था? चीनी संघर्ष हुआ था हमारा। उसके कारण जो हमारा योजना अवकाश था वो लिया गया था। कब? तो राष्ट्रीय योजना में योजना अवकाश की आवश्यकता 1962 में भारत चीन युद्ध। कब? भारत चीन युद्ध के समय इसको विराम दिया गया था कुछ समय के लिए। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लोहे में जस्ते का लेप को क्या कहते हैं? तो साथियों जो लोहा होता है उसके ऊपर हम जो जस्ते का लेप कर देते हैं तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? पहला है गैल्वनीकरण की क्रिया, दूसरा है विद्युत लेपन, तीसरा है आयनीकरण और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो लोहे में जस्ते के लेप को साथियों हम बोलते हैं गैल्वनीकरण। क्या बोलते हैं? गैल्वनीकरण। ऑप्शन एक बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? पहला है समय का, दूसरा है दूरी का, तीसरा है प्रकाश का और चौथा है प्रकाश की तीव्रता का। साथियों जो प्रकाश वर्ष है वो किसका मात्रक है? ये मात्रक है दूरी का। किसका? दूरी का मात्रक है कौन? प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न साथियों हमारा मार्स गैस है। क्या है प्रश्न? कि मार्स गैस है तो पहला है CH4 और H2, दूसरा है CO2 CO और N2, तीसरा ऑप्शन है CH4 और NH3, चौथा है हमारा CO2 और CH4। तो साथियों मार्स गैस कौन सी है? तो वो है CH4 और H2। CH4 यानी कि क्या होता है? मीथेन होता है। क्या होता है?
मीथेन और H2 यानी कि हाइड्रोजन, मीथेन और हाइड्रोजन। ये क्या है साथियों, आपकी मार्स गैस है। क्या है, मार्स गैस। चलिए ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य किस फाइलम से संबंधित है। क्या है प्रश्न, मनुष्य किस फाइलम से संबंधित है। तो पहला है मोलास्का से, दूसरा है कार्डेटा से, तीसरा है पोरीफेरा से और फोर्थ है एम्फीबियन से। तो साथियों मनुष्य किस फाइलम से संबंधित है, तो करेक्ट आंसर रहेगा कार्डेटा। इस प्रश्न में मुझे तो थोड़ा सा डाउट है, इसमें आर्थ्रोपोडा भी आ सकता है। क्या आ सकता है, आर्थ्रोपोडा। अगर आपको सही जानकारी हो तो आप कमेंट करें, उसको मैं पिन कर दूंगा, या मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका थोड़ा सा और अच्छे से पढ़कर डिटेल दूंगा। मनुष्य किस फाइलम से संबंधित है, तो वो कार्डेसा है। थोड़ा सा डाउट वाला ये क्वेश्चन है, 24 नंबर, मैंने इसको नोट भी कर लिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 25 नंबर, वह रक्त समूह जो एक सार्वभौमिक दाता है क्या कहलाता है। यानी कि जो कौन सा साथियों रक्त समूह है, कौन सा रक्त समूह है जो कि क्या है, सार्वभौमिक है। तो पहला ऑप्शन है ओ, दूसरा है ब्लड ग्रुप ए बी, तीसरा ऑप्शन है ब्लड ग्रुप ए और चौथा ऑप्शन है ब्लड ग्रुप बी। तो सार्वभौमिक दाता हो जाएगा साथियों हमारा ब्लड ग्रुप ओ। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है। अगला प्रश्न साथियों हम देखें, किस वायसराय के समय भारत में रेल प्रणाली आई थी। यानी कि रेल उस समय भारत में इंट्रोड्यूस करी गई थी। उस समय भारत के वायसराय कौन थे। पहला है हमारा लॉर्ड हेस्टिंग, दूसरा है लॉर्ड विलियम बेंटिक, तीसरा है लॉर्ड डलहौजी और फोर्थ है वॉरेन हेस्टिंग्स। तो साथियों भारत में रेल कब आई थी, रेल आई थी डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में क्या आई थी, रेलवे का विकास हुआ था। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें हम, केंद्रीय रेलवे का मुख्यालय कहां पर है। क्या है साथियों, केंद्रीय रेलवे का मुख्यालय कहां पर है। तो पहला है मुंबई में, दूसरा है गोरखपुर में, तीसरा है हाजीपुर में और चौथा है नई दिल्ली में। तो केंद्रीय रेलवे, सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय आपको कहां पर देखने को मिलेगा, तो वो मिलेगा मुंबई में। कहां पर, मुंबई में देखने को मिलेगा। ऑप्शन 1 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अग्निवीर में पूछा गया था, ये क्वेश्चन वहां से लिया मैंने, अग्निवीर जो भी लेटेस्ट एग्जाम हुआ था। बोकारो इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है। पहला है उड़ीसा में, दूसरा है झारखंड में, तीसरा है, नहीं सॉरी, पहला ऑप्शन उड़ीसा में, दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश में, तीसरा ऑप्शन झारखंड में, फोर्थ ऑप्शन है हमारा बिहार में। साथियों जो बोकारो स्टील संयंत्र है, बोकारो इस्पात संयंत्र, ये किस राज्य में है, तो ये झारखंड राज्य में आपको देखने को मिलेगा। कहां पर, झारखंड राज्य में। और झारखंड की राजधानी क्या है साथियों, तो वो है रांची। ऑप्शन तीसरा यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित श्रृंखला में से कौन सबसे प्राचीन है। यानी कि कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है। क्या है, सबसे पुरानी है, ये हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है हिमालय, दूसरा है अरावली, तीसरा है सतपुड़ा और चौथा है नीलगिरी। तो साथियों सबसे प्राचीन श्रृंखला कौन सी है, तो हो जाएगी अरावली पर्वत श्रृंखला। कौन सी, अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन है। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये साथियों इतनी पुरानी है कि अब इसका क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है। यानी कि अब इसकी धीरे धीरे हाइट कम हो रही है। एक तरफ आप देख रहे हो कि जो हिमालय है उसकी हाइट बढ़ रही है, लेकिन अरावली की हाइट क्या हो रही है, कम हो रही है। तो सबसे प्राचीन श्रृंखला कौन सी है, अरावली। सबसे नई कौन सी, तो वो है हमारी हिमालय। इसको इसको इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नवीन वलित पर्वत श्रृंखला। हिमालय को क्या बोलते हैं, नवीन वलित पर्वत श्रृंखला। यानी कि इसकी ऊंचाई लगातार आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों वीडियो का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। टोटल हमने यहाँ पर 53 प्लस क्वेश्चंस डिस्कस किए। आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने पूरा देखा होगा और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर साथियों आपको 1% भी अच्छा लगा हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ आप इसको शेयर भी जरूर करें। कोई अगर आपका डाउट हो तो वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहां हम उसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। और वीडियो में अगर कोई भी त्रुटि रह गई हो मेरी तरफ से तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उसका भी हम पूरी तरह से सॉल्यूशन करने की प्रयास करेंगे। तो साथियों वीडियो हमारा यहीं तक था। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को जय हिंद और अंत में ही कहूंगा यागी थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।